Hello everyone and welcome to Panesia. Today we are going to discuss about folk paintings of India, and this is a very important topic for the art and culture portion in the UPSC Civil Services exam. Also for any GK exam, general knowledge, relevance, this is a very important topic because questions about paintings are asked, from which state the paintings originate. They are the very favorite topics of GK question. So without wasting any further time, let us begin. फर्स्ट फोक पेंटिंग दैट वी विल सी, देखिए फोक पेंटिंग का मतलब है कि लोकल ट्रेडिशंस के अंदर, विलेजेस में, सिटीज के अंदर जो लोकल पॉपुलेशन रहती है उनके अंदर ये ट्रेडिशंस पॉपुलर है। वेयर एज अगर हम रॉयल पेंटिंग्स की बात करें वो एक अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जैसे मुगल पेंटिंग्स होती थी, राजपूत पेंटिंग्स होती थी, ये रॉयल पेंटिंग्स का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे जो राजघराना है या जो रूलिंग एम्परर्स हैं वो लोग फाइनेंस करते थे आर्टिस्ट को और आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते थे। बट फोक पेंटिंग्स लोकल ट्रेडिशन, लोकल कल्चर का एक पार्ट है। तो सबसे पहली पेंटिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मधुबनी पेंटिंग्स। दे बिलोंग टू द स्टेट ऑफ बिहार, और मिथिला रीजन जो बिहार का है यानी कि नदन बिहार, वहां को ये ज्यादा बिलोंग करते हैं, ये कल्चर बिलोंग करता है। For online video course or live interactive classes, join panesiatutor.com. We provide coaching for different competitive exams such as UGC NET JRF, SSC exams, bank exams, and various other state and central level government job exams. We also provide coaching for various UG and PG based admission entrance tests. We provide complete quality video lectures, PDF notes, MCQs, and online mock test series. We also provide Zoom interactive online classes. For more information, visit panesiatutor.com, or you can also see our demo lectures or demo videos on our YouTube channel. इस पेंटिंग के अंदर कॉमन थीम्स क्या होती है? फोक पेंटिंग्स जनरली हम देखें तो रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलोंगिंग की होती है। तो इन पेंटिंग्स के अंदर राम, कृष्ण, दुर्गा, लक्ष्मी, शिवा, इनको डिपिक्ट किया जाता है। इन पेंटिंग्स को मिथिला पेंटिंग्स भी बोला जाता है और इनके अंदर सिंबॉलिक फिगर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंबॉलिक फिगर्स का मतलब है कि जो इसमें फिगर्स बनाए हैं, किसी की पिक्चर बनाई है, चित्र बनाया है, वो सिंबलाइज करता है किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल फिश का प्रयोग या फिश का इस्तेमाल मधुबनी पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा होता है, और फिश का मतलब होता है यहाँ पे गुड लक। सो जितनी भी पेंटिंग्स होंगी वहाँ पे आपको फिश दिखेंगी एंड दे विल रिप्रेजेंट गुड लक। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। ये मधुबनी पेंटिंग्स जो हैं ये ऑस्पिशियस ओकेजन्स के दिन विमेन ऑफ द हाउस मोस्टली पेंट करती हैं एंड जनरली वॉल्स के ऊपर पेंट की जाती हैं। तो पेंटिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती हैं। हम देखेंगे अलग अलग पेंटिंग्स में अलग अलग सर्फेसेस का इस्तेमाल होता है और अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल होता है। ये मधुबनी पेंटिंग्स के अंदर वॉल पे पेंट की जाता है, जिसका मटेरियल यूज क्या होता है? राइस पेस्ट, वेजिटेबल कलर्स, काउ डंग और मड, यानी कि बिल्कुल नेचुरल एलिमेंट से कलर्स बनाए जाते हैं और उसको वॉल के ऊपर पेंट किया जाता है। इन पेंटिंग्स का ओरिजिन माना जाता है उस समय जब रामायण का दौर था, और रामायण के अंदर ये माना जाता है कि जब मिथिला के राजा को ये पता चला कि श्री राम वापस आ रहे हैं अयोध्या फ्रॉम 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ये पेंटिंग्स बनाएं और अपने घर की दीवारों को सजाएं। तो तब से लेके अभी तक ये ट्रेडिशन बिहार के अंदर चलता आ रहा है। नेक्स्ट आर्ट इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार एंड दैट इज कॉल्ड टिकुली आर्ट। टिकुली आर्ट एक तरह से मिनिएचराइज्ड वर्जन है किसका? मधुबनी पेंटिंग्स का ही। सो ये उस तरह का फॉर्म है जो विमेन टीका या बिंदी लगाती हैं अपने माथे पे, उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो पेंटिंग के डिजाइन होते हैं उसी को ध्यान में रख के किए जाते हैं। पेंटिंग इज डन ऑन हार्डबोर्ड एंड इट इज कट इन वेरियस शेप्स। तो अलग अलग शेप्स में से किया जाता है। देखिए वो वॉल पेंटिंग थी, ये हार्डबोर्ड के ऊपर हो रही है। 4 से 5 कोट करने के बाद इसे पॉलिश किया जाता है, तो ये कुछ ऐसी दिखती है जैसे आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही है। सो टिकुली आर्ट अगेन बिलोंग्स टू बिहार। थर्ड आर्ट फॉर्म फ्रॉम बिहार, हम स्टेट वाइज कवर कर रहे हैं तो स्टेट के जितने भी टाइप्स हैं वो हम कवर कर लेते हैं। मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग भागलपुर रीजन यानी कि सदर्न और ईस्टर्न बिहार को बिलोंग करता है। इसे अंगिका आर्ट भी कहा जाता है। अंगिका का मतलब होता है अंगा से डिराइव्ड। अंग यूज्ड टू बी वन ऑफ द 16 महाजनपद्स इन प्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। 16 में से एक महाजनपद होता था जो एंशिएंट इंडिया के 16 मेजर किंगडम्स के अंदर में से एक आता था, और ये अंगिका आर्ट उस समय से ही चलती आ रही है और उस रीजन को बिलोंग करती है जो ईस्टर्न बिहार का एक पार्ट था। बंगाल के साथ जो बॉर्डर लगता था बिहार का उस टाइम पे, उसके साथ।
इसे स्नेक मोटिफ या स्नेक आर्ट भी कहा जाता है। रीजन, इसके अंदर स्नेक्स को बहुत ज्यादा डिपिक्ट किया जाता है। जो मैं आपको पेंटिंग दिखा रहा हूं इस फीचर में, उसमें भी आपको स्नेक्स दिख रहे होंगे, एंड दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेक पेंटिंग। ये स्नेक पेंटिंग या अंगिका आर्ट बॉक्सेस के ऊपर की जाती है, पेपर के ऊपर की जाती है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ वॉल पेंटिंग। जैसे हमने वॉल पेंटिंग देखी थी, कौन सी, मिथिला, वो नहीं है ये भी बॉक्सेस के ऊपर की जाती है। तो बिहार से 3 पेंटिंग हमने देखी, मंजूषा, टिकुली और मधुबनी। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पट्टचित्र। पट्टचित्र उड़ीसा का एक फेमस आर्ट फॉर्म है, एक फेमस पेंटिंग फॉर्म है, और ये ट्रेडिशनली बिलोंग करता है पुरी जगन्नाथ वाले एरिया के अंदर। सो आपको पता होगा कि उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, बहुत ही फेमस टेम्पल है, और वहाँ पे हर साल रथ यात्रा भी होती है, भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, अल्टीमेटली हु इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। तो ये वैष्णव ट्रेडिशन को बिलोंग करता है ये पेंटिंग। इसका नाम पट्टचित्र क्यों है? क्योंकि पट्ट का मतलब संस्कृत में कैनवस और क्लॉथ होता है, एंड चित्र मीन्स पिक्चर। सो पट्टचित्र मीन्स क्लॉथ पेंटिंग और कैनवस पेंटिंग। In this painting there is a mixture of classical elements and the folk elements. So दोनों elements का mixture है। Material use cloth है, क्योंकि cloth painting है, पट्टचित्र है। Colors भी naturally use किए जाते हैं। तो natural sources से जो आपको colors मिलते हैं, chemical dyes, paints, ये सब artificial colors नहीं इस्तेमाल होते। तो natural colors जैसे coconut shells, रामराज, लैम्प ब्लैक, all these are used। पेंसिल और चारकोल का यूज इस पेंटिंग्स के अंदर नहीं किया जाता है, बट इसमें ब्रशेस का इस्तेमाल होता है फॉर द आउटलाइनिंग। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट पेंटिंग यहाँ बनाई गई है पट्टचित्र की। और इस पट्टचित्र का जो ट्रेडिशन है ये फैमिलीज में जनरेशन बाय जनरेशन चलता आता है। हम कई फोक पेंटिंग्स में देखेंगे, देयर आर सेवरल फैमिलीज हु फॉर सेवरल जनरेशंस हैव बीन मेकिंग द फोक पेंटिंग्स, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स। तो पेंटिंग सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है या हॉबी नहीं होती है, पेंटिंग वे ऑफ लाइफ होती है ट्रेडिशनल लोगों के लिए, और इससे हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बहुत ज़्यादा रेलेवेंस मिलती है वर्ल्ड कल्चर के अंदर। तो ये पेंटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी थीम्स जो हैं वो जगन्नाथ और वैष्णव कल्ट से इंस्पायर्ड होती है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो जगन्नाथपुरी वाली इमेजेस होती हैं उनको यहाँ डिपिक्ट किया जाता है। दैट मीन्स कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, ये 3 इमेजेस जो होती हैं वही जगन्नाथपुरी के कल्ट में भी होती है और वही पट्टचित्र में भी डिपिक्ट की जाती है। नेक्स्ट, उड़ीसा से चलते हैं बंगाल की तरफ, और बंगाल के अंदर एक बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है पटुआ आर्ट। देखिए, हम कई स्टेट्स ऐसे जाएंगे जहां पे स्क्रोल पेंटिंग्स को फोक ट्रेडिशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस मिली है, और पटुआ आर्ट भी एक तरह की स्क्रोल पेंटिंग्स ही है, एंड इट डेट्स बैक 1000 ईयर्स, यानी कि हजारों साल पुराना ये ट्रेडिशन बंगाल में चलता आ रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी विलेज टेलर्स, यानी कि विलेजेस में स्टोरी टेलर्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस या माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनाते रहते थे। विद म्यूजिक ऑल्सो दे वर यूज्ड, कि म्यूजिकली आपने परफॉर्मेंस दे दी और साथ में पेंटिंग दिखा दी, स्क्रॉल पेंटिंग। और इन स्क्रॉल पेंटिंग्स के अंदर इन म्यूजिकल स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता था। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो आर्ट फॉर्म है इट इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ द वैष्णव ट्रेडिशन, और उसको ये स्टोरी के फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं। तो महाभारत, रामायण या पुराण की जो स्टोरी होती थी उसको पिक्टोरियल फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता था। ये बंगाल के मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद और 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काफी पॉपुलर पेंट है। तो आप देख सकते हैं ये जो इन्होंने अपने हाथ में पेंटिंग रखी है, इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं को स्टोरीज के फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है। और ये स्क्रॉल पेंटिंग है, मतलब क्या करते हैं, जब स्टोरी सुना रहे होते हैं तो ये धीरे धीरे अनस्क्रॉल कर देते हैं। पहले रोल किया होता है इस पेंटिंग को, फिर धीरे धीरे इसको ओपन करते हैं, और जैसे ही ओपन करते हैं ये स्क्रॉल आपके सामने आता रहता है। जैसे स्टोरी आगे चलती रहती है वैसे आता रहता है। तो ये जैसे मूवीज होती है ना, तो उस टाइम पे मूवीज तो नहीं होती थी, तो ये पेंटिंग्स के थ्रू स्टोरी सुनाई जाती थी। बंगाल का ही एक दूसरा बहुत ही फेमस फोक आर्ट है, वो है कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट पेंटिंग, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर नॉट वेरी इंट्रिकेट पेंटिंग्स, मतलब इसमें फ्लोरल डिजाइन वगैरह नहीं है, डेकोरेशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो पेंटिंग्स थी ये कालीघाट टेम्पल कैलकाटा के अंदर, वहां के बाहर जो पेंटर्स बैठते थे वो लोग फटाफट से अपने क्लाइंट्स को कोई ना कोई पेंटिंग बना के बेचते थे। क्लाइंट्स कौन होते थे? जो मंदिर के अंदर, टेम्पल के अंदर डिवोटीज होते। So these paintings are made on the mill-made paper. So these paintings are made on the mill-made paper.
ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, डाई का इस्तेमाल किया जाता है जो कई बार घर पे बनाई जाती है। और ये कैलकाटा के कालीघाट टेम्पल के आसपास ओरिजिनेट हुआ। उस समय ये उन विजिटर्स को बेच देते थे, सौंप देते थे जो मंदिर या टेम्पल के दर्शन करने आते थे, कई कई जगहों से आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी थीम जो होगी पेंटिंग्स की वो क्या होगी, रिलीजियस थीम्स होंगी। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि रावण को डिपिक्ट किया गया है फाइट करते हुए, तो आप रिलीजियस थीम्स को ही इन पेंटिंग्स में शो करते हैं। तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, गॉड्स, उनकी एवरीडे लाइफ, इसको डिपिक्ट किया जाता था कालीघाट पेंटिंग में। अब आज की डेट में कालीघाट पेंटिंग इवॉल्व हो चुका है, तो उसमें और भी कई टॉपिक्स के ऊपर पेंटिंग बन जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कालीघाट पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टॉपिक से ऊपर बने। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज झारखंड। झारखंड में ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। देखिए, ट्राइब्स का बहुत बड़ा रोल रहता है आर्ट एंड कल्चर में। तो जितने भी फोक ट्रेडिशंस हैं उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो ट्राइब्स ने जिंदा रखे हैं आज तक, इसलिए ट्राइब्स को प्रिजर्व करना, उनके कल्चर को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है। सेवरल ट्राइब्स ऑफ झारखंड दे फॉलो दिस पेंटिंग ट्रेडिशन और इसे एंशिएंट जमाने से कंटिन्यू किया जा रहा है। इसके अंदर जो उनकी पॉपुलर गॉडेस है, गॉडेस मनसा, उसको डिपिक्ट करती हैं ये पेंटिंग्स। इसमें रिलीजियस कस्टम्स, ट्राइबल सोशल कस्टम्स या जो प्रैक्टिसेस हैं उसको डिपिक्ट किया जाता है और फिलॉसफी को भी डिपिक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपन्स टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ, ऐसे सवालों के ऊपर भी ये पेंटिंग्स डिपिक्शन दिखाती हैं। सो पेटकर पेंटिंग, जैसा आप देख सकते हैं, आज भी ट्राइबल एरियाज में ड्रॉ की जाती हैं ऐसी पेंटिंग्स। यहाँ पे एक विलेज का सीन दिखाया गया है जहाँ पे ट्राइबल अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे हैं और ये ट्राइबल्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में पेटकर पेंटिंग्स जो हैं वो कल्चर इरोड होता जा रहा है। बहुत कम लोग इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और हमारा ये काम है कि हम इसे प्रमोट करें। नेक्स्ट चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म या पेंटिंग फॉर्म है कलमकारी। कलमकारी पेंटिंग्स, और इनके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसमें क्या चीज है। एक तो कलम, विच इज अ पेन, एंड दिस पेन इज मेड ऑफ शार्प पॉइंटेड बैम्बू। तो ये शार्प पॉइंटेड बैम्बू का पेन इस्तेमाल करते हैं और उससे कलर्स के फ्लो को रेगुलेट किया जाता है, तो इसलिए इसे कलमकारी पेंटिंग्स कहते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर भी ये कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज में एंशिएंट टाइम्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे, श्री कालाहस्ती एंड मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम ब्रिटिशर्स के आने तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर होता था, ट्रेड टाउन होता था, और इसको ब्रिटिशर्स के आने के बाद इसकी वैल्यू, इसकी रेलेवेंस कम हो गई, बिकॉज दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर फैक्ट्रीज इन अदर प्लेसेस। और ये जो कलमकारी पेंटिंग्स है, इसकी डिपिक्शन आप देख सकते हैं कि इसकी डिपिक्शन में डिजाइनिंग कैसी होती है, डिटेलिंग कैसी होती है। बहुत ज्यादा स्पेस को छोड़ा नहीं जाता, किसी भी स्पेस को वेकेंट नहीं छोड़ा जाता, आप पेंटिंग में देख सकते हैं। एंड आपने ये कई हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर भी सेम टाइप की डिजाइनिंग देखी होगी। तो जैसे बेडशीट्स हैं, कर्टन्स हैं, या बड़े बड़े जो कपड़े के डिजाइन हैं, वो भी इस कलमकारी पेंटिंग से इंस्पायर्ड होते हैं। आंध्र प्रदेश की इस कलमकारी पेंटिंग को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मींस that the particular art form or the particular product which has been given geographical indication cannot be sold in the name of that product except which is made in that region. एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आंध्र प्रदेश से बनने वाली पेंटिंग को कलमकारी पेंटिंग कहा जाता है और इस कलमकारी पेंटिंग को मैं जीआई टैग दे देता हूं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ट्रेड एंड पेटेंट्स इसको जीआई टैग अगर दे देता है, तो फिर क्या होगा, कोई और बंदा कलमकारी के नाम से इस पेंटिंग को नहीं बेच सकता, किसी और स्टेट में कलमकारी पेंटिंग नहीं बन सकती, और अगर बनेगी तो उसको मार्केट में कलमकारी नाम से नहीं बेचा जा सकता। तो ये आंध्र प्रदेश की यूनिकनेस को डिफाइन करने के लिए और प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। वर्ली पेंटिंग, महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। वर्ली पेंटिंग का ट्रेडिशन गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर के अंदर रहने वाली वर्ली ट्राइब्स फॉलो करती आई हैं, और ये 2500-3000 BC के समय सेट करती आ रही हैं। सो बहुत एंशिएंट आर्ट फॉर्म है। इसका नाम वर्ली इसलिए रखा है क्योंकि इसको फॉलो करने वाली ट्राइब्स का नाम वर्ली ट्राइब है, एज सिंपल एज दैट। इनका रिजेम्बलेंस मध्य प्रदेश में पाई गई प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग से है, और मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका केव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस केव है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां पे केव पेंटिंग्स मिली हैं, और वो भी आज से कई हजार साल पहले, मींस 10, 20, 30,000 पुरानी केव पेंटिंग्स मिली हैं, और ये पेंटिंग्स उसी की तरह दिखती हैं, उसी को रिजेंबल करती हैं। इन दीज पेंटिंग्स देयर इज अ सेंट्रल मोटिव
जहां पे फिशिंग सीन्स दिखाए हैं, हंटिंग सीन्स दिखाए हैं, फार्मिंग, डांसेस, यानी कि ट्राइबल एक्टिविटीज के अंदर जो भी एक्टिविटीज है उसे डिपिक्ट किया गया है। पालाघाट द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी ट्राइबल गॉडेस, जैसे पेटकर पेंटिंग में मां मनसा को डिपिक्ट किया जाता था, वैसे यहाँ पे पालाघाट हु इज कॉल्ड द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, दैट इज ड्रॉन। ये भी वॉल पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी वॉल पेंटिंग्स के फॉर्म में ये ज्यादा देखी जाती हैं, और इसमें मड, काउ डंग, ब्रांचेस, इन सब का मिक्सचर का इस्तेमाल करके बेस प्रिपेयर होता है। आप देखेंगे इन पेंटिंग्स के अंदर कि ज्यादातर व्हाइट कलर का इस्तेमाल होता है शेप्स को बनाने के लिए, या फोरग्राउंड में व्हाइट कलर का इस्तेमाल होता है, जबकि बैकग्राउंड में रेड या ब्राउन कलर का इस्तेमाल होता है। और ये जो शेप्स हैं होती हैं इनके अंदर, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, इन शेप्स से ही आप सारा डिपिक्शन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ह्यूमन को डिपिक्ट किया गया है तो 2 ट्राइंगल और 1 सर्कल का इस्तेमाल किया गया है, वैसे ही इन बेसिक शेप्स के साथ इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ठंका पेंटिंग। ठंका पेंटिंग बिलोंग्स टू द रीजन्स वेयर बुद्धिज्म इज प्रैक्टिस्ड, नंबर 1, एंड द बुद्धिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन द हिली स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपके सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 ऐसी जगहें हैं जहां पे बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, और हिली एरियाज के अंदर ये पड़ते हैं। यहाँ पे ठंका पेंटिंग का ट्रेडिशन बहुत पॉपुलर है, और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड आइडियल्स को प्रोपगेट करती है। इनिशियली जब इनकी शुरुआत हुई थी तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स इनको बनाते थे, और पर्टिकुलर बुद्धिस्ट कैटेगरीज इनको बनाया करती थी। बाद में ये और पॉपुलर होता गया तो लोकल पॉपुलेशन के अंदर भी फैल गया, तभी ये फोक पेंटिंग बन पाया। इन पेंटिंग्स को कॉटन के कैनवस पे बनाया जाता है, वॉल पेंटिंग नहीं है ये, एंड वेजिटेबल और मिनरल डाइज का इस्तेमाल होता है। इन पेंटिंग्स के अंदर जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, वो सिंबॉलिक होते हैं। जैसे रेड डिपिक्ट करता है पैशन या इंटेंसिटी को, ब्लैक डिपिक्ट करता है एंगर को, ग्रीन डिपिक्ट करता है कॉन्शियसनेस को यानी इंटेलिजेंस को, और येलो डिपिक्ट करता है कंपैशन को यानी सद्भावना को। सो ये सब चीजें जो है ठंका पेंटिंग्स के अंदर डिपिक्ट होती हैं। बाद में हम देखते हैं कि बुद्धिज्म के जितने भी सेक्ट हैं, स्पेशली वज्रयान सेक्ट, जहां पे बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस को डीटी की तरह, भगवान की तरह पूजा जाता है, उन डीटीज की भी फोटोज यहाँ पे डिपिक्ट होने लगी। तो पहले तो गौतम बुद्ध को डिपिक्ट करते थे सिर्फ, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बुद्धिज्म में चेंजेस आते गए, बुद्धिज्म में हिंदुइज्म के कुछ एलिमेंट्स मिलते गए, तो आप गॉड्स एंड गॉडेसेस की वर्शिप करेंगे और उनको इस पेंटिंग्स में डिपिक्ट करेंगे। दैट इज ठंका पेंटिंग। तो आपको समझ आ गया कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। नेक्स्ट इज फाड़ पेंटिंग, एंड दिस पेंटिंग बिलोंग्स टू राजस्थान। ये पेंटिंग्स प्रिडोमिनेंटली राजस्थान के अंदर होती हैं। इसमें रिलीजियस थीम्स को ज्यादा डिपिक्ट किया जाता है। तो आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं वो लोकल एरियाज में कई जगह पे लोकल ट्रेडिशनल गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं, जिसको कुल देवता, कुल देवी ऐसा भी बोला जाता है। तो हर एक विलेज का अपना सेपरेट गॉड एंड गॉडेस हो सकता है। वैसे ही राजपूत के अंदर पाबूजी एंड देवनारायण आर वर्शिप्ड एज गॉड्स, एंड इनको यहाँ डिपिक्ट किया जाता है फाड़ पेंटिंग्स के अंदर। इसको आप राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग और मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का ब्लेंड भी बता सकते हैं, क्योंकि जैसे आप दरबार दिखाते थे मुगल टाइम पे, वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि श्री राम की पेंटिंग है ये, हनुमान, श्री राम, राता सीता, और इनकी पेंटिंग को ऐसे डिपिक्ट किया है जैसे एक बहुत ही रॉयल कोर्ट में ये लोग बैठे हैं। सो दैट इज मुगल प्लस राजपूत ट्रेडिशन। इसमें एक बड़ा सा पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर, यानी 15 से 30 फीट क्लॉथ होता है, और उसके ऊपर ये पेंटिंग की जाती है। उस पेंटिंग को ही फाड़ कहते हैं, इसलिए फाड़ पेंटिंग इसका नाम। नेक्स्ट आ जाए पिठोरा पेंटिंग्स। पिठोरा पेंटिंग्स 2 स्टेट्स की बिलोंगिंग है, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो सेंट्रल इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग कल्चर है। पिठोरा पेंटिंग्स में भी रिलीजियस थीम्स को डिपिक्ट किया जाता है, और ये एक वॉल पेंटिंग्स है, यानी कि जैसे मिथिला पेंटिंग्स थी जिनमें वॉल्स पे पेंट किया जाता था ताकि प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, वैसे ही पिठोरा पेंटिंग्स में भी वॉल्स पे पेंट किया जाता है फॉर द सेम पर्पस। ये भी वैसे ही रिचुअल्स, फैमिली के ट्रेडिशंस, मैरिजेस, बर्थडेज, सेरेमनीज के ऊपर पेंट की जाती है, और वो भी ऐसे ही पेंट की जाती थी। कौन सी? मिथिला पेंटिंग्स। और हॉर्सेस इसमें बहुत ज्यादा आपको डिपिक्ट करते हुए दिखाई देंगे, जैसा आप इस पेंटिंग के अंदर देख रहे हैं। सो दिस पेंटिंग इज अ सीक्वेंशियल पेंटिंग, यानी कि आप इसमें हॉर्सेस को देख रहे हैं। ये एक तरह से एक बारात को रिप्रेजेंट करती हुई एक पेंटिंग है, और इसमें बहुत सारे हॉर्सेस भी हैं और बाकी एनिमल्स भी है, जैसे एलिफेंट्स भी आपको दिख रहे होंगे। दैट इज पिठोरा पेंटिंग्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आ जाएं उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में बहुत ही पॉपुलर एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म है जिसको सौरा आर्ट कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग्स है, बिल्कुल वैसे ही कुछ सौरा पेंटिंग्स उड़ीसा के अंदर है। तो
तो आप सिमिलैरिटीज देख सकते हैं कि इनमें कलर्स भी सिमिलर हैं, इनके शेप्स भी सिमिलर हैं, और वर्ली पेंटिंग्स को जैसे मैंने बताया था, इमेजेस आपको दिखाई थी, वैसे ही है। अगेन वॉल म्यूरल है, वॉल पेंटिंग्स हैं, और सौरा पेंटिंग्स भी अपने लोकल डिटीज को वर्शिप करने के लिए बनाई जाती है। सो अगेन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं तो सारे लोकल डिटीज को भी इसमें इंक्लूड करेगी। जैसे वर्ली पेंटिंग्स में पलाघाट थी, सौरा पेंटिंग्स में इदितल, दैट इज द मेन डिटी, उसको वर्शिप किया जाता है। सिमिलरली जैसे ह्यूमन ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं वैसे ही यहाँ पे वर्ली की तरह आपको दिखता है। तो सौरा पेंटिंग्स उड़ीसा की। नेक्स्ट चलते हैं चेरियाल सॉल पेंटिंग्स की तरफ, जो तेलंगाना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है। तो ये ऐसे आता है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। तो पेंटिंग्स दे देंगे और स्टेट्स दे देंगे। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द मेजर पेंटिंग्स, तो यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो रहा है। चेरियाल पेंटिंग्स तेलंगाना को बिलोंग करती हैं और स्क्रॉल्स के फॉर्म में इसे बनाया जाता है। एक और स्क्रॉल्स के फॉर्म में मैंने आपको पेंटिंग बताई थी, एंड दैट इज पटुआ आर्ट। वैसे ही चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स होती हैं। तो क्या होता है, जैसे स्टोरी बुक है, पुरानी कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनको स्क्रॉल के फॉर्म में डिपिक्ट करना। और हिंदू एपिक्स, पुरानिक स्टोरीज आर द मेजर थीम ऑफ दिस। तो आर्टिस्ट इसमें म्यूजिक के साथ साथ, डांस परफॉर्मेंस के साथ साथ स्क्रॉल पेंटिंग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं विलेजेस के अंदर। और ये इस चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स को भी जीआई स्टेटस दिया गया है। और ये जीआई स्टेटस कौन से स्टेट के पास है? तेलंगाना के पास है। अगेन यू हैव टू रिमेंबर द स्टेट्स। तो कलमकारी हमने पढ़ा था, उसको भी जीआई स्टेटस दिया गया है आंध्र प्रदेश के लिए, और यहाँ पे जीआई स्टेटस दिया गया है तेलंगाना की स्क्रॉल पेंटिंग्स को। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की एक और ट्राइब, गोंड ट्राइब, जो इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलस ट्राइब्स हैं, उनका एक आर्ट फॉर्म है जिसे गोंड आर्ट बोला जाता है। देखिए गोंड जो है वो एक बहुत ही बड़ी ट्राइब है, एंशिएंट ट्राइब है, और ये नेचर वर्शिप में बिलीव करते हैं। मोस्ट ऑफ द इनिशियल ट्राइब्स, एंशिएंट ट्राइब्स बिलीव इन नेचर वर्शिप। और ये गोंड जो हैं मध्य प्रदेश के एरिया के आसपास जो गोंड्स रहते हैं, वो लोग डिपिक्ट करते हैं एनिमल्स को, ह्यूमंस को, फ्लोरा को, फौना को, नेचर को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। साथ ही साथ अब जैसे जैसे गोंड्स के अंदर हिंदुइज्म के ट्रेडिशन और बढ़ने लग गए, हिंदुइज्म स्प्रेड होने लग गया और ये लोग हिंदू ट्रेडिशंस को भी फॉलो करने लग गए, तो इनकी पेंटिंग्स के अंदर कृष्ण की इमेजेस, कृष्ण प्लेइंग विद काउज, गोपीज, ये सारी इमेजेस भी डिपिक्ट होने लग गई। इसका मतलब दो मेजर थीम्स है, एक रिलीजियस थीम और एक नेचर थीम। यही गोंड पेंटिंग्स की खासियत है। बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स होती हैं, बहुत ही कलरफुल पेंटिंग्स होती हैं, और ये अलग अलग टाइप के लाइंस का यूज करते हैं, डॉट्स का यूज करते हैं, छोटे छोटे शेप्स को इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलिफेंट्स की जो ये इमेज है, उस एलिफेंट्स की इमेज में कैसे छोटे छोटे शेप्स को बड़े फॉर्म में दिखाया गया है। वेरी वेरी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। आखिरी पेंटिंग स्टाइल जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम ट्रेडिशनली फोक पेंटिंग कैटेगराइज ना भी करें तो भी हमसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि तंजौर पेंटिंग जो है उसको रॉयल पैटर्नेज भी मिली। रॉयल पैटर्नेज का मतलब होता है कि जो रूलिंग किंगडम था उस समय, उन्होंने पैसे दिए, फाइनेंसिंग की और कई सारे आर्टिस्ट को तंजौर पेंटिंग्स बनाने के लिए एनकरेज किया। तंजौर पेंटिंग्स जैसा नाम डिपिक्ट कर रहा है, तंजौर तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं, और ये मराठा किंगडम या मराठा एम्पायर जब यहाँ पे रूल कर रहा था तंजौर के स्टेट के ऊपर, तब ये फ्लरिश हुई, यानी कि 18वीं और 19वीं सदी, 18th एंड 19th सेंचुरीज के अंदर। रेड, येलो, ब्लैक, व्हाइट इन कलर्स का इसमें इस्तेमाल होता है, और रिलीजियस फिगर्स जो हैं या राजा किंग्स और उनके दरबार के जो फिगर्स हैं उनको बहुत ज्यादा डेकोरेटेड फॉर्म में यहाँ दिखाया जाता है, विद लॉट ऑफ ज्वेलरी, लॉट ऑफ आर्किटेक्चर, लॉट ऑफ डोरवेज। तो बहुत ज्यादा इसमें एम्बेलिशमेंट होती है। एम्बेलिशमेंट का मतलब है कि सिंपली आप डिपिक्ट नहीं करते हो, जैसे मैंने आपको वो कालीघाट पेंटिंग में दिखाया था, सिंपल डिपिक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्वेलरी ऑर्नामेंटेशन की जाती है। पहले इसे वुड पे बनाया जाता था, बाद में सेमी प्रेशियस या स्टोन्स का, पत्थर का इस्तेमाल करने लग गए इन पेंटिंग्स के अंदर, और आखिर में ग्लास का इस्तेमाल, यानी ग्लास के ऊपर पेंटिंग्स बनाने लगे। ग्लास पेंटिंग्स को आज की डेट में तंजौर पेंटिंग्स के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के नाम से आप समझ सकते हैं। आउटलाइंस, फाइनल टचेस पहले देते हैं, क्योंकि जो पेंटिंग होती है, देखिए ग्लास पेंटिंग कर रहा है तो पहले वो आउटलाइन बनाता है, फिर उसके अंदर बैक साइड से पेंटिंग करता है। सो दैट इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कंप्लीट। एंड जैसा आप देख सकते हैं, गोल्ड को बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है। सो सब गोल्डन कलर की डेकोरेशन या गोल्डन डेकोरेशन फ्लोरल पैटर्न्स दिखाते हैं इसमें। आप इन इमेजेस में देख सकते हैं कृष्ण की इमेजेस हैं, तंजौर पेंटिंग कल्चर की इमेजेस हैं, और इस इमेजेस में बहुत अच्छे से डेकोरेशन के ऊपर फोकस किया गया है,
गोल्ड की बीड्स, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए. So that was all in the folk paintings of India. I really hope you liked this lecture. Please subscribe our YouTube channel. If you have any queries, you can contact us on the email ID given on your screen. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.